आइए आज ज़रा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम के रंग नामी प्रोग्राम की मदद से एक बिल्कुल बेतरतीब और उलझे हुए जहन को एक ज़बरदस्त, ताकतवर और मुनज़्ज़म इंजन में कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि ये सारा खेल सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का नहीं है, बल्कि असल कमाल तो इस मालूमात को दुरुस्त तरीके से तरतीब देने में है। हमारे आज के इस तज्ज़िये में 4 अहम पड़ाव होंगे। पहला, इंसानी जहन की तंजीम। दूसरा, मालूमात को प्रोसेस करना या उसका तज्ज़िया। तीसरा, समाजी रवाबित यानी लोगों से डील करने का तरीका। और चौथा, मेटाकॉग्निशन, जिसका सादा सा मतलब है अपने ही जहन और सोचने के अंदाज को समझना। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अव्वल की, इंसानी जहन की तंजीम, बेतरतीबी से शफ़ाफियत तक का सफ़र। ज़रा तसव्वुर करें, इंसानी जहन बिल्कुल एक बहुत बड़े ऑटो पार्ट्स के गोदाम जैसा है। अगर ये गोदाम मुनज़्ज़म है तो हर पर्जा अपनी जगह पर होगा और कोई भी चीज़ 1 मिनट में मिल जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अगर यही जहन यानी ये गोदाम गैर मुनज़्ज़म हो, फिर तो किसी का नाम या कोई पुरानी बात याद करने में घंटों बल्कि शायद सारा दिन लग जाए। क्यों? क्योंकि मालूमात को किसी तरतीब के बगैर बस जहन के खाली खानों में इधर उधर फेंक दिया गया है। अब इस जहनी प्रोग्राम यानी स्पेक्ट्रम के कुल 7 हिस्से हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन सब में जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो आजकल के मालूमात के तूफ़ान और फ़रेब के ख़िलाफ़ एक मज़बूत ढाल का काम करती है, वो है इसका पहला हिस्सा, क्लासिफ़िकेशन या दर्जाबंदी। जब जहन चीज़ों को सही खानों में रखना सीख जाता है तो समझें कि मालूमात के गुम होने या उलझने का ख़तरा ख़त्म हो गया। यहाँ से हम दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जो है मालूमात का तज्ज़िया, यानी इस सारे शोर शराबे में से मतलब की बात कैसे निकाली जाए। इसमें सबसे पहली और ज़रूरी महारत यह है कि चीज़ों को बहुत वसी ज़ुमरों से लेकर फ़िल्टर करते करते बिल्कुल मखसूस दर्जे तक लाया जाए। एक आम सी मिसाल लेते हैं। टीवी चैनल्स को सिर्फ अच्छे या बुरे के डब्बे में डालने के बजाय अगर उन्हें खबरों, डॉक्यूमेंट्रीज़ और खेलों जैसे 7 मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया जाए तो क्या इंतखाब करना बहुत आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है और वो है सबूतों को सही तरह से परखना। फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी इसलिए ख़रीदी जा रही है क्योंकि वो पेट्रोल कम पीती है और सड़क पर इसकी ग्रिप अच्छी है, तो ये एक हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसला है। लेकिन अगर वो गाड़ी सिर्फ इसलिए ख़रीदी जा रही है कि उसमें बैठकर बड़ा वीआईपी सा महसूस होता है, तो ये खालिस्तन एक जज्बाती सबूत है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर लेना ही तो दर्जाबंदी की असल बुनियाद है। और हाँ, मालूमात आ कहाँ से रही हैं, इसके माखज़ पर मुसलसल सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। चाहे किसी बहुत पुराने तारीखी मतन की छानबीन हो रही हो या फिर ईमेल और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए किसी नए मैसेज की। सच को झूठ से अलग करने के लिए ये देखना लाजमी है कि ये बात शुरू किसने की है। बग़ैर हवाले के किसी बात को मनो-अन तस्लीम कर लेना, समझें कि ये गैर मुनज़्ज़म सोच की सबसे बड़ी निशानी है। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना कि हर चीज़ के 100% फ़ायदे ही हों। इसलिए क्लासिफ़िकेशन की एक और ज़बरदस्त महारत यह है कि जब 2 खामियों वाले ऑप्शन सामने हों तो उनका मुआवज़ना कैसे किया जाए। जैसे सफ़र करने के रिस्क का मुआवज़ना उस नुकसान से करना कि कहीं ज़िंदगी के बेहतरीन तजुर्बात से ही महरूम ना रह जाएं। ऐसे में इस रास्ते का इंतखाब करना पड़ता है जिसमें नुकसान कम से कम हो। इसी को कमतर नुकसान की दर्जाबंदी कहते हैं, जो फ़ैसलों को हकीकत पसंदाना बनाती है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, समाजी रवाबित का इंतज़ाम और रोज़मर्रा की बातचीत और लोगों की दर्जाबंदी। इन असूलों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लागू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच पूछें तो इंसानों को समझना किताबें पढ़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के लिए ब्रांच मैनेजर का इंतखाब करना है। अब एक बंदा बहुत सख्त और लॉजिकल है, लेकिन वो मैनेजर के तौर पर बुरी तरह फेल हो सकता है अगर उसका मुकाबला किसी ऐसे शख्स से किया जाए जिसके पास लोगों से घुलने मिलने की ज़बरदस्त महारत मौजूद हो। यहाँ बात महज काबिलियत की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कौन इस जिम्मेदारी के लिए ज़्यादा फिट बैठता है। रोज़मर्रा की बातचीत में अक्सर हमारा वास्ता कुछ खास किस्म के रवैयों से पड़ता है। कई दफ़ा ऐसे लोग मिलते हैं जो सुन सिर्फ इसलिए रहे होते हैं ताकि पलटकर जवाब दे सकें या बस किसी तरह हमला कर सकें। ये वो माइंडसेट है जहां बहस के असल मुद्दे को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है और सारी तवज्जो बस किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाने और बहस जीतने पर लगी होती है। लेकिन ज़रा उसके बिल्कुल उलट रवैये को देखें। ये एक ऐसे सामे का रवैया है जो बात को काटने के बजाय वजाहत मांगने वाले सवालात पूछता है। इसका असल मकसद मुखालिफ की बात को दिल से समझना होता है, और यकीन माने यही वो तरीका है जो किसी भी बातचीत को मुस्बत बनाता है और सीखने के अमल को वाकई आगे लेकर चलता है। अगर हम बोलने वालों को
تعمیری یعنی کنسٹرکٹیو اور حملہ آور یعنی اٹیکنگ کی کیٹیگریز میں بانٹ لیں تو دفتروں یا گھروں میں ہونے والے جھگڑوں کو ہینڈل کرنا کتنا آسان ہو جائے، ہے نا؟ اس طرح پہلے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ بات چیت کوئی اچھا نتیجہ دے گی یا پھر صرف ایک زہریلی بحث بن کر رہ جائے گی، اور پھر اسی حساب سے صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے پر، میٹا کوگنیشن، جس کا مطلب ہے اپنے ہی ذہن اور سوچ کے عمل کو گہرائی سے سمجھنا۔ میٹا کوگنیشن دراصل اپنے اندر چلنے والے سوچ کے پروسیس کو مانیٹر کرنے کا نام ہے۔ ہماری سوچ ایک خاص ٹریک پر چلتی ہے، کبھی تو یہ کسی شکایت کرنے والے بزرگ کی طرح بس ماضی کی باتوں میں ہی اٹکی رہتی ہے، یا پھر یہ موجودہ لمحے کی حقیقت کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے، اور یا پھر یہ مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ پیپر لیس اسکولوں اور نئی ٹیکنالوجی کے خواب دیکھنا۔ اپنی سوچ کے اس ٹریک کو پہچاننا ہی اسے درست سمت دینے کا سب سے پہلا قدم ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف حالات ہم سے مختلف طرح کی سوچ کا تقاضا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دفتر میں کام کرنے والے ایک عام کارکن کو زیادہ تر حقیقت پسند آنا اور کبھی کبھار تخلیقی حل چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک جج کا کام خالصتاً تنقیدی تجزیہ یعنی کریٹیکل تھنکنگ پر چلتا ہے۔ اگر ہم کسی ایک ہی سوچنے کے انداز کو ہر صورتحال پر زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ اکثر غلط فیصلوں کی صورت میں ہی نکلے گا۔ سوچنے کے بھی باقاعدہ مختلف سطحیں یا لیولز ہوتے ہیں۔ ان سب میں جس چیز سے سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے دکھاوے والا مفکر، جسے پریٹینشس تھنکر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ لیول ہے جہاں مشکل اور بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال تو خوب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو سوچ کی کوئی گہرائی ہوتی ہے اور نہ ہی حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ یہ صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ درجہ بندی کے ان تمام طریقوں کو استعمال کر کے جب ذہن کو منظم کیا جاتا ہے تو اس سے ایک بہت ہی طاقتور تنقیدی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم پر ہر وقت بے تحاشا معلومات، افواہوں اور غیر مصدقہ خبروں کی بمباری ہو رہی ہے، یہی تنقیدی سوچ ہماری سب سے بڑی اور حتمی ڈھال ثابت ہوتی ہے۔ اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے اس آخری سوال کو ذرا ایک چیلنج کے طور پر لیں۔ غور کیا جائے کہ کیا ہماری روزمرہ کی بات چیت کا مقصد واقعی دوسروں کو سمجھنا ہے یا ہمارا ذہن صرف اور صرف اپنا جواب دینے کا انتظار کر رہا ہے؟ یہ سوال ہر اس انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جو خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور اپنی سیکھنے کی صلاحیت کو واقعی ایک نئے لیول پر لے جانا چاہتا ہے۔